जम्मू कश्मीर चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं। रिजल्ट से ठीक पहले बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने बड़ा दावा किया। राशिद ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। नॉर्थ के बाद अब साउथ कश्मीर में भी उनकी पार्टी शानदार परफॉर्म करेगी। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंजीनियर राशिद ने दावा किया कि कश्मीर में उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी। आगामी चुनावों में वो मजबूत विकल्प बनेंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में राशिद इंजीनियर बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बनकर आए और इस बार अब वो विधानसभा में एक बार फिर से दांव आजमा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राशिद इंजीनियर साहब हैं। अब ये बता दीजिए कि अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन ये विधानसभा के चुनाव ये टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। क्या लग रहा है, कितनी सीट्स आपकी आ सकती हैं और लोगों का कैसा आपको जो है अभिवादन देखने को मिला, या फिर लोगों की एक्सेप्टेंस आपके प्रति कैसी थी? इसमें काफी फैक्टर्स हैं। आपने सही फरमाया कि हर चुनाव डिफरेंट होता है। पंचायत का असेंबली से डिफरेंट होता है, असेंबली का पार्लियामेंट से। हर चुनाव की अपनी अपनी अहमियत होती है, सिग्निफिकेंस होती है। तो जहां तक आपने ये पूछा कि एआईपी का इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जब छोड़ा गया तो पहले 2 फेज के 3 में से 2 फेज का नॉमिनेशन पूरा हो चुका था, विड्रॉवल भी पूरा हो चुका था। वो अंतिम फेज के सिर्फ 2 दिन बचे थे। तो आपको मेरे साथ न्याय करना होगा कि मैं अपनी चॉइस के कैंडिडेट शायद बेशतर जगह पे खड़ा नहीं कर पाया। उसके अलावा एक और धोखा जो हमारे साथ हुआ, हमारी रजिस्ट्रेशन पार्टी की नहीं दी गई। हम दिल्ली भीख मांगते रहे, हमारे लोग, हमारे जनरल सेक्रेटरी, बाकी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। कॉमन सिंबल तक हमें नहीं दिया गया। किसी जगह प्रेशर कुकर, किसी जगह टार्च, किसी जगह इंजन, किसी जगह ऑटो। मतलब बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने इतनी पूरी कोशिश की कि हमें किसी तरह मतलब ग्राउंड पे लेवल बैटलफील्ड ना मिले। हमें सीटें कितनी मिलती हैं वो मुझे नहीं कह सकता, लेकिन वोट शेयर हमारा इतना बड़ा होगा कि सब सख्ते में आ जाएंगे। पहले हम नॉर्थ में थे, आज साउथ में, सेंट्रल कश्मीर में, हर जगह हमारा वोट शेयर आ जाएगा, बहुत बढ़िया आएगा। तो जब आप ऐसी बात कह रहे हैं तो इसका मतलब आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे, लगता है आपको? मेरे लिए वो परेशानी है नहीं कि सरकार कौन बनाए। 8 तारीख तक वेट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएंगे, फिर देखते हैं उस चीज। तो लेकिन किंग मेकर बनेंगे आप? मैं उस चीज पर बात नहीं कर रहा हूँ। 8 तारीख तक वेट कीजिए। तो उमर अब्दुल्ला तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बी टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, और इसी वजह से आपको छोड़ा गया है बाहर। उमर अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं जरूरी नहीं मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं। उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, उनका पागलपन बोल रहा है। जेल में 5.5 साल मैं रहूं और बी टीम में बनूं। अब मैं इस सवाल का बार बार जवाब दे चुका हूं, मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। महबूबा मुफ्ती हैं, साथ में उनकी नई जनरेशन है इल्तिजा मुफ्ती, वो भी इस बात को कह रही हैं, आपके बारे में कह रही हैं। साथ में सज्जाद लोन है, अल्ताफ बुखारी हैं, ये सभी लोग घेराबंदी करके आप ही के पीछे बोल रहे हैं। सर आपको समझ में आना चाहिए कि जब इतने सारे बोल रहे हैं तो इनका मतलब इनका डर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। जैसे ही हम एयरपोर्ट उतरे तो कश्मीर में नारा लगा, अब दिलों से निकला डर, आया आया इंजीनियर। क्योंकि 5.5 साल ये लोग बिल्कुल बोले नहीं, खामोश रहे, बिल्कुल एक शब्द में नहीं बोले। आप मुझे बताएं कभी उनका कोई स्टेटमेंट तक दिखा दें जो लोगों के सेंटिमेंट को टच करता हो। तो इसलिए इनका ये डर बोल रहा है। इन्हें पता है कि इंजीनियर रशीद आज शायद सीटें ज्यादा ना ले, लेकिन आने वाले समय में एआईपी एक बहुत बड़ा विकल्प है जिसको कोई नहीं रोक सकता। और महबूबा मुफ्ती क्या बोलेगी, इंजीनियर रशीद हमारी एआईपी बीजेपी के साथ है। बीजेपी को तो लाया उसने, लॉन्च किया उसने, 370 हटवाया उसने। उससे तो चाहे था शर्म होती कुछ, तो माफी 2 हाथ जोड़कर माफी। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, यहाँ मैडम के वालिद साहब का नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद था, चीफ मिनिस्टर रहे। बार बार कहते हैं मेरे बाप का विजन, बाप का विजन। फारूक अब्दुल्ला के बाप का नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बोथ आर इन ग्रेव, दोनों कब्र में है, मुझे उनका सम्मान है। लेकिन दोनों की कब्रों पर पुलिस का पहरा है। जिनको मर के भी पुलिस का पहरा लेना पड़े वो मेरी सर्टिफिकेट क्या देंगे। थैंक यू। तो आर्टिकल 370 की आप वापसी के लिए कार्य करेंगे अगर यहाँ पे सिस्टम आपके फेवर में आता है या फिर फेवरेबल होता है? सिस्टम का फेवर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए लेवल बैटलफील्ड। अगर पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज, ये तो मुझे सिर्फ जेल से ही छोड़ दें। हम पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, जेन्युइन तरीके से एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। उसी का डर मोदी जी को भी है और उसी का डर इनको भी है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट आपसे मिला हुआ है। इनको पता है कि इंजीनियर रशीद बाहर निकला तो मेरी वजह से इनको भी बोलना पड़ेगा। अगर आज उन्होंने कुछ पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में कुछ सेंटिमेंट की बात की है, कश्मीर इशू की बात की है, ये सिर्फ इंजीनियर रशीद के डर की वजह से बोला है। क्योंकि इनको लोग कहते हैं कि जब ये बोलता है तो ये जेल जाता है, तुम भी जाओ। ये तो जाने के लिए तैयार नहीं है। ये मोदी जी का जो उनका वो डर है, उनकी जो वो गुंडागर्दी है, उसका फेस करने के लिए तैयार है नहीं।
इसलिए बात साफ है, हम छोड़ दीजिए ना, हमें फिर मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। अरविंद केजरीवाल 6-9 महीने जेल में रहा और उसके बाद उसको परमानेंट बेल भी मिली, लेकिन उससे पहले उसको भी इलेक्शन के लिए 1 महीने का एंट्री बेल मिला। अगर अरविंद केजरीवाल को 1 महीने की बेल मिलती है, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सारा हिंदुस्तान खुशी मनाता है केजरीवाल को बेल मिली। और इंजीनियर रशीद की वजह से लोगों के बाप क्यों मर जाते हैं? मुझे अगर 15 दिन की बेल मिलती है, मैंने किया क्या है? आई कॉन्ट स्पीक ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। ये शर्म की बात है ऐसे शब्द कहना उनके। अगर बीजेपी मेरी सपोर्ट करती फिर मैं 1 महीने पहले छूट जाता और फिर सिचुएशन डिफरेंट होती। ये लोग डर गए हैं आपसे, आपको लगता है? आपको शक लग रहा है? जब आप खुद कहते हैं सारे भूख रहे हैं मुझ पर, आवारा कुत्तों की तरह भूख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? इनको डर है। क्या अल्ताफ बुखारी या फिर सज्जाद लोन के साथ आप 8 तारीख के बाद एक साथ दिख सकते हैं? सभी एक मुझे साथ? उनसे क्या लेना देना है? जो भी मेरी विचारधारा के साथ आएगा मैं उनके साथ हूं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, इन्हें पता इंजीनियर रशीद का जेल वापस जा सकता है। ये सबसे ज्यादा इनको डर ये है कि ये हमसे बात भी नहीं करते कि कहीं NIA ना पकड़ ले, मोदी ना पकड़ ले। अरे जनाब, दुनिया समझती है कि ये लोग इंजीनियर रशीद का नाम लेने से एक तरफ डर रहे हैं कि कहीं ये भी पकड़े न जाए, दूसरी तरफ अपने गंदी राजनीति के लिए कहते हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी से मिला हुआ है। दे वांट टू ईट द केक एंड हैव इट टू। जमात के साथ मिलना, जमात को के साथ प्रोजेक्शन करना, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव थे, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी गया था, उस समय उमर अब्दुल्ला हार जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने शायद खुद भी ये नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ, जनता ने हराया। अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि डिफरेंट बॉल गेम है, सब कुछ अलग है। तो आपको क्या लग रहा है, जमात के साथ आना सही है आपका? जमात के साथ आने के पीछे कोई रीजनिंग थी। पहली बात है कि हम उनके साथ नहीं आए हैं, सिर्फ इतना हुआ है जब उनके फॉर्म स्टैंड रहे, जो उन्होंने इंडिविजुअल ने फॉर्म भरे, उनका ही स्टेटमेंट आया कि हम इंजीनियर रशीद की सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ सीटों पर, अगर वो चाहें तो मॉरली फिर मेरा फर्ज बनता था उसका रिस्पॉन्ड करना। हमारे लोगों की उनसे बात हुई, 3 पॉइंटों पर हमने उनसे बात की, एग्रीमेंट हुआ। एक ये कि वायलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्टून पेल्ट को, बंदूक को, हमें इन चीजों को नो कहना है, इससे कश्मीर तबाही की तरफ जा रहा है। दूसरा ये था कि कश्मीर इशू के रेजोल्यूशन के लिए पीसफुल स्ट्रगल की जाए। तीसरा पॉइंट ये था कि जब तक कोई कंक्रीट हल बातचीत हो जाती है तब तक अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं जो लोगों के काम करें, बस नथिंग लेस नथिंग मोर। इन चीजों पर हमने पहले फेज में अलायंस किया, दूसरे और तीसरे फेज में शायद हमारा अलायंस भी नहीं था। अच्छा, हर किसी को ये अंदेशा है कि अगर सरकार फेवरेबल नहीं बनती है, हंग असेंबली बनती है, तो आतंकवाद जो था या फिर पत्थरबाजी, ये सब जो था वो फिर से आ सकती हैं। आपका इस पे क्या टेक है? कोई इसका लेना देना उससे नहीं है। मुझे ये बताइए, पहले सरकार तो पहले भी परमानेंट स्टेबल थी। जब तक आप कोर इशूज को एड्रेस नहीं करेंगे, सेंटिमेंट की बात नहीं करेंगे, कश्मीर की कुर्बानी की बात नहीं करेंगे और कश्मीर इशू की बात नहीं करेंगे, यहाँ आप सड़कों पर सोना भी बिछा दो, चेंज आने वाले नहीं है। लोग दबे हुए हैं, लोगों के मुंह बंद हैं, कहने को तो सब हंस रहे हैं, खुल रहे हैं, लेकिन सबको डर है कि अभी गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की आवाज सुने। सरकार जो भी बनाए उन्हें मेन इशूज पर बात करनी पड़ेगी। पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, आपको लगता है ग्रोथ हुई है, विकास डेवलपमेंट हुई का है? मैं इतना आपको बता दूं, जैसे ही शाम को पोलिंग खत्म हुई, अगले दिन मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। 11 बजे मेरे अपने इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ताला चढ़ा हुआ था, वो लाइव वीडियो मेरा हजारों लोगों ने देखा। तो यह अकाउंटेबिलिटी, अफसरों को डर ही नहीं है। आतंकवाद खत्म हुआ है आपको लगता है? या आतंकवाद होता क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो जेल में था। आतंकवाद अगर आप मिलिटेंसी को कहते हैं, जम्मू का हाल आप देख लीजिए, सरकारी आतंकवाद तो बराबर है, मतलब 50-60 मुलाजिम निकाल दिए, इंजीनियर रशीद जेल में बंद है, किसी एक कश्मीरी को बेल नहीं मिल रही है, कश्मीरी होना पाप है, UAPA में जवान बंद है, सोशल मीडिया पोस्ट पर लगभग 20-25 नौजवान कश्मीर तिहाड़ जेल में बंद हमारे साथ हैं। आतंकवाद मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, यहाँ आतंकवाद कौन कर रहा है वो अलग बात है। अगर मिलिटेंसी की आप बात कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि वो मिलिटेंसी जो कहते हैं सरकारी आंकड़े देते हैं जम्मू में बढ़ गई है, लेकिन अगर आपको मिलिटेंसी आतंकवाद खत्म करना है वो यहाँ से आता है। एक हो आप मिलिटेंट मारे, पीछे अगर आप इतिहास देखेंगे पिछले 24 साल में 4-5 बार सरकार ने क्लेम किया बारामूला से पूरा आतंकवाद खत्म हुआ, पुलवामा को मिलिटेंसी फ्री करा दिया। आपको सर मुझसे ज्यादा पता होगा, लेकिन 4 साल बाद फिर कहते हैं इतने मिलिटेंट है। नंबर गेम में नहीं पढ़ना है, आतंकवाद यहाँ से खत्म होता है। अगर आज अच्छी बात है, अगर कोई आज कर्टसी कॉल के लिए, मैंने भी कोई मुझे कह रहा था कोई वो सिंगाई कॉन्फ्रेंस में किसी में जा रहे, कोई मंत्री यहाँ का उधर MA जा रहे हैं, MA, तो मैं तब मानूंगा अगर वो चाय वहां नहीं पीएंगे, कहेंगे पहले आतंकवाद खत्म करो। ये ऐसे नहीं चलेगा, एक पोस्टिंग यहाँ करेंगे, पहले आतंकवाद खत्म करें, उधर से जाके वहां गले मिले, अरे नवाज शरीफ जी बिरयानी कैसी है, मजा कैसा है, ये करेंगे वो करेंगे। खुल के बात करनी है। अगर उनको लगता है पाकिस्तान कुछ कर रहा है उनसे बात करें, और पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी कश्मीरियों को डार्क में न रखें। एक पॉलिटिकल मसला है, रेजोल्यूशन पर आ जाए,
ऐसा नहीं कि आपको हिंदुस्तान को काटना है तो कश्मीरी को इस्तेमाल करें, और आपके लिए भी, मतलब आप इंडियन स्टेट के लिए भी, आपको पाकिस्तान को गाली निकालनी है तो कश्मीरी को आप गाली निकालते हैं। हम बीच में मारे जा रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल भी एक मिनट, बीच में मारे जा रहे हैं। दिल्ली को जब पाकिस्तान को गाली निकालनी होती है तो इंजीनियर रशीद को पाक प्रॉक्सी कहते हैं। आप जब पाकिस्तान से दोस्ती करनी होती है तो मीर वाइज यासीन साहब को गाड़ी में मुजफ्फराबाद के जरिए पाकिस्तान भेजते हैं। एक ऐसा ड्रामा चल रहा है, मर हम रहे हैं। जब पाकिस्तान कहीं था ही नहीं, जम्मू कश्मीर तब भी था। जब आप अंग्रेजों के गुलाम थे, हम तब भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट थे, और आप अब हमें मार रहे हैं। कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, जीने नहीं दे रहे। MP होके मैं जेल में मर रहा हूँ, इंटरिम बिल के लिए मर रहा हूँ। वी आल हर कश्मीरी का है। ये आतंकवाद, सरकारी आतंकवाद बंद करना होगा। आगे बताएं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बताएं। ये 10 सवाल और पूछें। 2 सवाल के जुड़े हुए सवाल हैं। पहला, आप दिल्ली गए थे मीटिंग करने। दूसरा, कि क्या SCO मीट में S जयशंकर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, वो पाकिस्तान जा रहे हैं। आपने थोड़ा विस्तार से आपने अपनी राय बताई। ये बता दीजिए कि इस फैसले का आप स्वागत करते हैं या फिर आपकी इस पे क्या राय है। तो पहला ये कि आप दिल्ली गए थे, क्या बातचीत हुई? ऐसा कहा गया कि आप कल, अच्छा, अभी 2 दिन पहले। जी जी, पहले मुझे बताइए, दिल्ली जाना जुर्म है क्या? मुझे लगा राजनीतिक मुलाकात हो रही है आपकी। एक मिनट में नहीं है, मुझे पता है कहाँ से खबरें निकल रही हैं। लोगों ने ट्वीट किए। इट स्पीक्स ऑफ देयर इनसिक्योरिटी। उन लोगों को, क्योंकि बेसिकली वो एजेंट हैं, उनको लगता है कोई जाके हमारी दुकान से सौदा न ले। लेकिन मेरे लिए उन दुकानों पर 100 मन ताले चढ़े हैं। मैं इंजीनियर रशीद अपनी ज़मीर का कैदी है। एक कितनी शर्म की बात है। अगर उन्होंने पूछा तो उनसे कहता हूं, अगर आप पूछते हैं जर्नलिस्ट, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी? एक बंदा जो 5.5 साल जेल में रहा, अब 15 दिन उसको या 20 दिन बेल मिले, एक दिन दिल्ली जाता है, एक नाइट के लिए वापस आता है। एक मेरा बेटा वहां पढ़ता है, उसका एडमिशन का मामला था। एक बार उसके साथ गया, जामिया मिले के VC से मिला, उसके वहां हॉस्टल का कुछ इशू। जिस तरह उमर साहब, सजा लोन मैडम पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत तमाम चार्जेस ड्रॉप की गई, फिर मेरा भी UAPA में केस ड्रॉप करते, कौन सा मसला था? फिर तो मैं इनकी छुट्टी कर देता। लेकिन मैं अपने ज़मीर का कैदी हूँ, गुनाहगारों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। फिर आपका दूसरा सवाल जयशंकर का, हम वेलकम करते हैं अगर कोई भी बातचीत होती है, लेकिन ये बातचीत बामकसद होनी चाहिए, धोखे के लिए नहीं होनी चाहिए। दोनों मुल्कों ने कश्मीरियों को बहुत झूठ बोला। ये हमारी गर्दनों पर तलवारें चला रहे हैं। हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो। कश्मीरियों को मत मारो। जनता के लिए मेरा यही पैगाम है कि 8 तारीख के बाद, खुदा करे मेरी भविष्यवाणी गलत हो, आपका वही हाल होने वाला है जो पहले था, कुछ नहीं बदलेगा। तो ये बेबाकी से सभी सवालों का जवाब देते हुए हमारे साथ इंजीनियर राशिद साहब थे, और ये कह रहे हैं कि 8 तारीख की बेहद निर्णायक दिन है। उस दिन सभी जो धुंध है यानी फॉग है, उसमें क्लैरिटी मिलेगी, और बहुत ही क्लियरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में जो सरकार चुनी गई है जनता के द्वारा, वो सामने आएगी।